A very warm welcome to all the students of class 11. Today we are going to start the topic glycolysis. It is common for all living organisms, so it takes place in cell of every living organisms, whether it is plant or animal, bacteria, fungi, as every organism requires energy for life processing. यानी ग्लाइकोलिसिस क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो. Glucose is break down in many steps for the release of energy which is converted into ATP. Glycolysis मतलब क्या होता है, ग्लाइकोज वर्ड का मीनिंग होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. सो इन द glycolysis process glucose is slowly break down for the release of energy which is converted into the ATP, and ATP is known as energy currency of the cell. So what is the first step in the glycolysis? First step of breakdown of glucose is called as glycolysis and is common in all living organisms, whether they are doing aerobic or anaerobic respiration, taking place in presence or absence of O2. हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं. ठीक है, इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करें, कुछ जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी करते हैं. तो ग्लूकोज का जो पहला स्टेप का ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन का पहला स्टेप है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन है. और भले ही वो ऑर्गेनिज्म चाहे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन O2 के प्रेजेंस में करे या O2 के एब्सेंस में करे, उससे मतलब नहीं है. So you can see this is a prokaryotic cell, this is a eukaryotic cell. तो होगा क्या कि ग्लाइकोलिसिस का जो पहला स्टेप है इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और साइटोप्लाज्म में होने की वजह से ही ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन होता है. ठीक है, तो सिंपली ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन शुगर जो कि 10 स्टेप्स के बाद उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू 3 कार्बन के 2 पाइरुवेट बनते हैं लास्ट स्टेप में. ठीक है, अब ये जो स्टेप है ये कॉमन है सबके लिए. ठीक है, लेकिन जब पाइरुवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ होगा, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. तो फर्दर जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ यूकैरियोट्स में हो सकता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स डजंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इज व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. इन प्लांट सेल generally sucrose is found, and if we talk about stored carbohydrate then it will be starch, but these are ultimately converted to glucose. अगर प्लांट सेल की बात करें तो ज़्यादातर उसमें जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है, या तो वैसे अगर हम शुगर की बात करें तो वो सुक्रोज होता है. लेकिन अल्टीमेटली चाहे सुक्रोज हो या फिर स्टार्च हो, इसको हमें कन्वर्ट किसमें करना होता है, ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, तो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे. अब सुक्रोज किसका बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का. ठीक है, तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम है इनवर्टेज, और ये क्या करता है, ये सुक्रोज को उसके यूनिट्स में तोड़ देता है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर एंड फ्रक्टोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, तो वो दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल है. Glycolysis will start with 1 molecule of glucose and ends at 2 molecules of pyruvate which is a 3 carbon compound. Glycolysis की स्टार्टिंग किससे होती है, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से, और एंड कहाँ पे होता है, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं, दैट इज पाइरुवेट. तो यहाँ पे ये साइकिल आप देख रहे हैं. पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज, और इस स्टेप में क्या हो रहा है, एटीपी इज यूज्ड एंड इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी. ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड ऐड अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट इन इट, सो नाउ इट विल फॉर्म ग्लूकोज 6 phosphate. In this step 1 ATP is used and it is converted into ADP. Here an enzyme is used called as hexokinase. पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेंगे, उसके अंदर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. तो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल कहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पे हम एक ATP लेंगे और ATP में 3 फॉस्फेट होते हैं. ठीक है, तो 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट हम ले लेंगे तो और उसको ग्लूकोज में ऐड कर देंगे. तो जब एक फॉस्फेट हम ले लेंगे तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में. यहाँ पे एक एंजाइम का यूज होता है जिसको हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज.
Glucose and fructose are isomer of each other, so glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate with the help of an enzyme isomerase. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. यहाँ पे एटीपी यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, सो दे आर सिंपली कन्वर्टेड इनटू ईच अदर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज आइसोमरेज. Next, fructose 6-phosphate is break down by adding one more phosphate molecule and now fructose 1,6-bisphosphate will be formed. In this step, one more ATP is used and is converted into ADP. थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना है, अब इस फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में हमें एक और एटीपी को एक और फॉस्फेट को ऐड करना है. तो जब एक और फॉस्फेट ऐड करेंगे तो वापस से एक एटीपी को हम तोड़ेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे एडीपी में और उसका एक फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में ऐड कर देंगे. तो अब बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट या बाईफॉस्फेट. ठीक है, यहाँ पे ये है, ये साइकिल में आप देख सकते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में, और यहाँ पे भी एडीपी का यूज हो रहा है विच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एडीपी. ठीक है, तो अब तक हम लोग ने कितने स्टेप कर लिए, 1, 2, 3 एंड 4 स्टेप्स तक हम लोग को लर्न हो गया है. अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, नाउ फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट इज ब्रेक्ड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स. A compound which contains 3 carbon and 1 phosphate is called as triose phosphate. अब देखिए ये जो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बना है, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा. ठीक है, तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट हो, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ट्रायोज फॉस्फेट. तो ट्रायोज फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक इधर एक इधर. Two molecules of triose phosphate will be formed, but these two are different from each other as one will be aldehyde and another will be ketone. तो 2 triose phosphate बनेंगे, लेकिन एक triose phosphate क्या होगा, aldehyde होगा, और एक triose phosphate क्या होगा, ketone होगा. These aldehyde and ketone are interchangeable into each other. One triose phosphate will be glyceraldehyde 3-phosphate and another triose phosphate will be dihydroxyacetone phosphate. ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है, दे आर इंटरचेंजेबल इनटू ईच अदर, दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं. तो एक जो ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा वो क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, या आप इसको फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोल सकते हो जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PGAL. ठीक है, और दूसरा जो ट्रायोज फॉस्फेट बनता है वो क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको ढाप कहते हैं, DHAP. ठीक है, अब इसके बाद 5th स्टेप में क्या होगा, फर्दर साइकिल विल बी कंटिन्यूड विद ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड देयर इज नो यूज ऑफ ढाप, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. अब आगे की साइकिल में क्या होगा, आगे की जो साइकिल है वो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के साथ या ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ ही चलेगी. ठीक है, ढाप का कोई मतलब नहीं है. ढाप क्या होता है, आपने ये एरो देखा होगा, इसका मतलब क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है. तो ढाप किस में कन्वर्ट होता जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और आगे की जो ग्लाइकोलिसिस है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से ही कंटिन्यूअस चलेगी. Next step, PGAL will be converted into 1,3-bisphosphoglyceric acid by oxidation of PGAL. By doing oxidation of aldehyde, we get carboxylic acid. अब PGAL यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और इसके लिए हम क्या करेंगे, PGAL का ऑक्सीडेशन करेंगे. तो जब भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. In PGAL, one more phosphate molecule will be added by using NAD+ with H2, which will form NADH plus H+. तो यहाँ पे जो PGAL है उसको हम 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम उसके अंदर एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करेंगे. एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम NAD+ का यूज करेंगे, और NAD+ के साथ H2 लेंगे जो कि क्या फॉर्म करेगा, NADH plus H+. तो आपको याद है
कि NADPH हम लोग ने पढ़ा था कि NADPH भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनता है, लेकिन वो NADPH क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ पे जो NADH है ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, बल्कि ये यूज होगा किसमें, सिंथेसिस ऑफ ATP, जो कि साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, जो यूज होगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया। From one molecule of NADH, 3 ATP molecules will be synthesized। जो ग्लाइकोलिसिस में एक NADH जब बनता है तो एक NADH से 3 ATP बनेगा, लेकिन ये सिंथेसिस होगी कहाँ, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू ग्लिसरिक एसिड, सो NADH इज रिड्यूस। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक चीज रिड्यूस होती है तो एक चीज ऑक्सीडाइज होती है। तो यहाँ पे PgAl क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो किसमें ऑक्सीडाइज होगा, इनटू ग्लिसरिक एसिड, और NADH क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हम NAD+H2 लेंगे और उससे क्या बनाएंगे, NADH+H+। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड। इन द नेक्स्ट स्टेप, remove 1 phosphate from 1,3-bis-phosphoglyceric acid. The phosphate removed will be used in making ATP from ADP. Now 3-phosphoglyceric acid will be removed. After this, the phosphate position from 3 to 2-phosphoglyceric acid. अब 1,3-bis-phosphoglyceric acid में से एक फॉस्फेट को रिमूव कर दीजिए। जब एक फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा कि 3-phosphoglyceric एसिड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन द 2-phosphoglyceric एसिड। एक फॉस्फेट हटा दिया तो यहाँ पे क्या बना था, 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड से 3-phosphoglyceric एसिड बना था। तो एक ATP जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होगी, ADP का यूज होके क्या बनेगा, ATP। अब तक यहाँ पे हम लोग ने 2 ATP को खर्च किया था, यहाँ से अब हम ATP को यूज करना शुरू करेंगे या फॉर्म करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट 3-phosphoglyceric एसिड से क्या बन गया, 2-phosphoglyceric एसिड। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप रिमूव H2O फ्रॉम 2-phosphoglyceric एसिड एंड phosphoenol pyruvate विल बी फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो 2-phosphoglyceric एसिड बना है, 2-phosphoglyceric एसिड से एक H2O रिमूव कर देंगे और क्या बन जाएगा, phosphoenol pyruvate बन जाएगा। In the last step, pyruvate will be formed from which one more ATP will be formed from ATP। जब फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट बनाएंगे तो इसमें हम एक ADP से एक और ATP बनाएंगे। ठीक है, तो पहले 2 स्टेप में हम लोगों ने ATP खर्च किया, बाद के 2 स्टेप में हमने ATP को बनाया। तो अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना ATP स्पेंड हुआ और कितना ATP बना। इन द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ ग्लूकोज 6-phosphate फ्रॉम ग्लूकोज, एक ATP खर्च होता है। ठीक है, जो कि ये वाला स्टेप है। यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate बनने के लिए एक ATP खर्च हुआ, ग्लूकोज 6-phosphate से फ्रक्टोज 6-phosphate बनने के लिए कोई ATP नहीं खर्च हुआ, पर फ्रक्टोज 6-phosphate से फ्रक्टोज 1,6-bis-phosphate बनाने के लिए एक और ATP का खर्च हुआ। ठीक है, उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड बना और एक एल्डिहाइड बना और एक कीटोन बना। ठीक है, अब जब ग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड था तो हमने 2 NADH का सिंथेसिस किया। ये 2 NADH फर्दर ATP बनाने में यूज होंगे। 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड और एक कीटोन बन रहा है। अब तक 6 थे, अब 6 से 3 है, तो 3 के 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो अब आगे जो भी चीजें बनेगी यहाँ पे वो डबल होती जाएंगी। जैसे NADH यहाँ पे डबल है, यहाँ पे 1,3-bis-phosphate से जब 3-phosphoglyceric एसिड बनेगा तो 2 ATP का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद 3-phosphoglyceric एसिड से 2-phosphoglyceric एसिड, 2-phosphoglyceric एसिड से फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, और जब फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट बनेगा तब उसके लिए भी क्या होगा, 2 ATP का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल ATP जो फॉर्म हुई वो कितनी थी, 4 ATP। 2 ATP यहाँ की, 2 ATP यहाँ की, 4 ATP। और जो खर्च हुई वो कितनी थी, 1 ATP ये और 1 ATP ये। फ्रक्टोज 1,6-bis-phosphate से अभी तक सब ऊपर क्या होगा, सिंगल सिंगल होगा, क्योंकि ये 6 कार्बन है। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन से सब क्या हो गया, 3 कार्बन हो गया। तो ऊपर फ्रक्टोज 1,6-bis-phosphate से ऊपर से 1 मॉलिक्यूल हो गया, और एल्डिहाइड और कीटोन के बाद से सब चीज क्या होगा, डबल होता जाएगा। तो ATP फॉर्म हुआ 4,
यूज हो गया 2, तो नेट गेन ऑफ 2 ATP हैपेंस इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जो गेन होता है वो कितने ATP का होता है, 2 ATP प्लस 2 NADH भी बनता है, लेकिन ये NADH ATP में कहाँ सिंथेसाइज होगा, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस का ज़्यादा फायदा जो है वो यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अभी स्टार्टिंग में दे दिया था, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में glycolysis is a Greek word which is made up of 2 words, that is glycose and lysis. Glycose means sugar and lysis means splitting. This scheme was given by Gustav Emden, Otto Meyerhoff and J.P. Parnas. जो ग्लाइकोलिसिस की जो पाथवे है 3 साइंटिस्ट से मिलके दिया था, और इसीलिए इसको और क्या कहा जाता है, EMP पाथवे। ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। जो एनारोबिक वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये सिंगल प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड इन डिफरेंट वेज, दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनने के बाद इस पायरुवेट का यूज कैसे होता है, ये सेल के नीड के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एनारोबिक है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। अगर O2 के प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है, एनारोबिक यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ये कहाँ पे होगा, कुछ प्रोकैरियोट्स में होगा और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में। जहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा, CO2 एंड H2O। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ये जो पायरुवेट बनता है, दिस पायरुवेट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां पे चलती है क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल को चलने के लिए क्या चाहिए, O2 सप्लाई। So that's it for today. In the next class we are going to discuss some more topics of this chapter. Till then, take care and bye.